तो दिल्ली में असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी गहमा गहमी भी बढ़ गई है। दिल्ली में सहरुखी मुकाबला माना जा रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल तीसरी बार वजीर आला के ओहदे के लिए अवाम के बीच में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के करिश्मे की बदौलत ताल ठोकती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के वोट शेयर को असेंबली इंतखाबात में बढ़ाने की जुगत में है। इस चुनाव में शरीयत कानून, सीएए, एनआरसी, जामिया मिलिया इस्लामिया तशद्दुद और जेएनयू हंगामे पर भी एक तरह से फोकस रह सकता है और इन इश्यूज पर दिल्ली इंतखाबात के चुनाव या दिल्ली चुनाव जो है वो एक तरह से लड़े जा सकते हैं। लेकिन दिल्ली इंतखाबात जाहिर सी बात है कि तीनों बड़ी पार्टियों के लिए बहुत अहम है। आज हम प्राइम डिबेट में जानने की कोशिश करेंगे कि किसके तरकश में आखिर कौन कौन से तीर हैं, कौन कौन से अहम इश्यूज हैं जिसे लेकर पार्टियां मैदान में उतरेंगी और आवाम से वोट मांगेंगी। आज इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या कुछ कहना है बीजेपी और आम आदमी पार्टी का इन इंतखाबात पर, या उनके क्या कुछ दावे हैं, उससे पहले हम आपको सुनवाई देते हैं। ये शायद 70 साल के इतिहास में पहली बार होगा कि वोट स्कूलों के नाम पे पड़ेगा, वोट अस्पतालों के नाम पे पड़ेगा, पॉजिटिव वोट। अभी तक वोट इसलिए पड़ता था कि स्कूल खराब हो गए, सड़कें ठीक नहीं कराई, पानी ठीक नहीं किया। इस बार लोग खुशी से वोट देंगे, पॉजिटिव वोट देंगे कि सड़कें बहुत अच्छी हो गई जी, स्कूल बहुत अच्छे हो गए जी, अस्पताल बहुत अच्छे हो गए जी, दवाइयाँ अच्छी मिल रही हैं जी। सो इस बार लोग पॉजिटिव वोट, तीर्थ यात्रा होके आए हैं जी, तो इस बार लोग पॉजिटिव वोट देंगे। ये चीज़ शायद भारत के इतिहास में पहली बार होगी। मैं आज दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, और शायद ये भी पहली बार हो रहा है, कि अगर हमने काम किया, आपको लगता है काम किया, तो हमें वोट देना, तो हम दोबारा सरकार बनाने के हकदार हैं। अगर हमने काम, आपको लगता है हमने काम नहीं किया, हमें वोट मत देना। झूठ बोला दिल्ली की जनता से, हवा जहरीली किया दिल्ली की जनता का, पानी जहरीला किया दिल्ली की जनता का, यमुना जी जहरीली की दिल्ली की जनता का, और ट्रांसपोर्ट ध्वस्त किया दिल्ली की जनता का। तो 60 महीने चलाने वाली सरकार की रीति को आपने 3 महीने के लालच में बदल दिया। तो ये दिल्ली की जनता उनके सामने है, और हमारा भारतीय जनता पार्टी का कमल वो खिलेगा, अंधेरा छटेगा। जो नहीं हुआ 21 साल, आइए मिलके करते हैं इस साल। तो दिल्ली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और बहुत अपने अपने एक तरह से वादे भी हैं जो माजी में किए गए हैं, या इंतखाबात के वक्त जो वादे किए जा रहे हैं उन वादों की एक तरह से झड़ी सी लगी हुई है। लेकिन क्या कुछ अवाम देखेंगे, अवाम किस नाम पर वोट करने जा रहे हैं, या सियासी पार्टियों के तरकश में आखिर तीर कौन कौन से हैं, क्या क्या इश्यूज हैं जिन पर सियासी पार्टियां एक तरह से फोकस करेंगी और अवाम के बीच में जाएंगे। हालांकि क्योंकि इंतखाबात दिल्ली के हैं, हमेशा यहां पर सियासी गहमा गहमी उरूज पर रहती है, लेकिन जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है तो ऐसे में गहमा गहमी कहीं ना कहीं और ज्यादा एक तरह से है, क्योंकि ठीक 1 महीने का वक्त बचा है और उसके बाद दिल्ली में इंतखाबात होने जाएंगे। क्या आम आदमी पार्टी की जो कामयाबी 2015 में थी, उस कामयाबी को बीजेपी तोड़ पाएगी, या आखिर कांग्रेस का क्या कुछ कारनामा होगा, कांग्रेस किस तरह से इस चुनाव में उतरेगी? यही तमाम सवाल हैं जिसे आज हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ ओपी शर्मा साहब हैं, बीजेपी रुकन असेंबली हैं, एमएलए हैं, आप इस डिबेट का हिस्सा हैं। ओपी शर्मा जी, आपका बहुत इस्तकबाल है। ब्रजेश गोयल जी स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, वो भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। ब्रजेश गोयल जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और इनके अलावा मेरे साथ अदनान शाह पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्ज़िया-ए-निगार हैं, वो भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। अदनान शाह, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में कांग्रेस के लीडर और सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। जितने मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबका बहुत इस्तकबाल। मैं सबसे पहले ब्रजेश गोयल जी आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। ब्रजेश गोयल जी,
5 साल के बाद एक बार फिर इम्तिहान की घड़ी आ गई आम आदमी पार्टी के लिए। फिर उसके सामने टारगेट होगा अपनी उसी कामयाबी को दोहराने का। या गैस के नंबर पे कर देंगे, ठीक है सर। फोटो तो आ रहा है सर, को आवाज नहीं आ रहा, ऑडियो भी है। आप ब्रजेश जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, ब्रजेश गोयल मुझे सुन नहीं पा रहे। मैं ओपी शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। ओपी शर्मा जी, जब जब दिल्ली के चुनाव की बात होती है तो सीधे सीधे कहा जाता है कि मुकाबला ट्रायंगुलर होगा, सहरुखी मुकाबला एक तरह से देखा जा रहा है, जहां बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस भी है। एक बार फिर इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है ओपी शर्मा साहब। जी, निश्चित रूप से चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी पार्टी और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम लोग सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली में भारी बहुमत से जीतकर दिल्ली में सरकार बनाएंगे। बिल्कुल नहीं ओपी शर्मा साहब, क्योंकि 2015 की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी ने एक तरफा मैदान मार लिया था। 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी और सिर्फ 3 सीटें बीजेपी जीत पाई थी। जबकि आपको याद होगा कि ठीक 2014 के बाद के चुनाव थे, मोदी लहर पर बीजेपी एक तरह से चल रही थी और उस वक्त यह झटका लगा था। देखिए, 2015 में एक धूल भरी आंधी आई और दिल्ली की जनता को बहकाकर जो कुछ हुआ, उसके बाद दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, यहां बिल्कुल डिसअपियर हो गई आम आदमी पार्टी। और उसके बाद 2019 में दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार विजय उन्होंने प्राप्त की और पुअर थर्ड रही आम पार्टी। तो दिल्ली में पानी जहरीला, हवा जहरीली और अपने आप को सो कॉल्ड अनार्किस्ट कहने वाले, देश में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने वाले, पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले, इस प्रकार के जो लोग हैं जो गद्दारों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं और गद्दारों की भाषा को बोलते हैं, वो आज इतनी मासूमियत से कह रहे हैं मैंने सब कुछ कर दिया। अरे 4.5 साल तक तो आप ये कहते रहे कि मोदी जी और गवर्नर साहब आपको काम नहीं करने दे रहे। पिछले 3 महीने में आपने क्या जादू कर दिया? क्या आपने दिल्ली की जनता को पीने का स्वच्छ पानी उचित मात्रा में दे दिया? क्या आपने दिल्ली में कोई एक कॉलेज खोला? क्या दिल्ली में आपने कोई एक फ्लाईओवर बनाया? दिल्ली में क्या आपने कोई स्कूल खोला? दिल्ली में कोई नया अस्पताल आपने खोला? दिल्ली के अंदर आपने क्या किया? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सिवा भ्रष्टाचार के 25-25 लाख रुपया एक कमरे पर लगाकर दिल्ली के अंदर आपने केवल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया है। जो अनार्किस्ट है, जो देशद्रोहियों का साथी है, जो पाकिस्तान का समर्थक है, उसको दिल्ली की जनता सिरे से नकारने के लिए आज तैयार है। ठीक है, यानी दिल्ली के चुनाव में भी पाकिस्तान ही एक तरह से हावी रहेगा। मैं ब्रजेश गोयल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं आपके पास आना चाहूंगा। ब्रजेश गोयल, सवाल पाकिस्तान का नहीं है, सवाल आदमी के व्यक्तित्व का है। ठीक है, मुझे लग रहा है मैं इसका जवाब ओपी शर्मा जी लूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी से ब्रजेश जी मेरे साथ हैं, लेकिन उन तक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मेरी आवाज नहीं जा रही। मैं अदनान शाह आपके पास आना चाहूंगा। अदनान, दिल्ली का पिछले कुछ महीनों से जो दिल्ली का माहौल रहा है, जो यहां की पॉलिटिक्स रही है, और उस बीच में दिल्ली असेंबली चुनाव की तारीखों का ऐलान होना, किस तरह से आप देख रहे हैं? कैसे ये चुनाव होंगे? कितनी गहमा गहमी आप देख पा रहे हैं इस चुनाव को लेकर? अभी दिल्ली के जो चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में अगर आम आदमी पार्टी का चीफ मिनिस्टर से लेके केजरीवाल जी से लेके सिसोदिया जी से लेके, अगर इनमें कोई भी कैंपेनिंग होती है, ये कोई कैंपेनिंग करते हैं, इनमें एक तो शिक्षा, थोड़ा सा ऑडियो कम आ रहा है अदनान का जी। भाई गड़बड़ है। शिक्षा, हॉस्टल, इनके बगैर आम आदमी पार्टी बात ही नहीं कर पाती।
आम आदमी पार्टी का चाहे स्पोक्स पर्सन हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, बाकी जो ये जेएनयू का मसला हो रहा है, जामिया का मसला हो रहा है, क्या ये शिक्षा का मामला नहीं है? बिल्कुल जी। अब ये जो मैनिफेस्टो, जी, आपके ऑडियो प्रॉब्लम हुरेरा एक मिनट जी, जी। अब किसी भी मैनिफेस्टो में कोई भी आम आदमी पार्टी का बंदा, कोई भी आम आदमी पार्टी का स्पोक्स पर्सन ये बोल के दिखाए शिक्षा, एक तो शिक्षा और हॉस्टल के बगैर ये बात कर पाए तो मैं मान लूंगा। नहीं, आम आदमी पार्टी तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि उसने पानी के लिए बहुत बड़ा काम किया है, सब्सिडी दी है, जो उसकी स्कीमें हैं, चाहे पानी की बात करें, बिजली की बात करें, तो एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, आम आदमी पार्टी तो लगातार दावे कर रही है। ना कि चीफ मिनिस्टर के, हुरेरा दिल्ली की सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर आती है। अगर कोई भी चीज अप्रूवल होती है वो सेंटर से अप्रूवल होती है, ना कि केजरीवाल के घर से निकलती है। नहीं तो आम आदमी पार्टी तो लगातार दावे कर रही है अदनान साहब, चाहे हेल्थ की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, पानी की बात करें, बिजली की बात करें, गरीबों की बात करें। हर किसी स्टेट में, हर किसी भारत के हर किसी स्टेट में एजुकेशन का सेक्टर ठीक है। एजुकेशन सेक्टर की ये बात करते हैं तो जेएनयू हमारे एजुकेशन सेक्टर नहीं है, जामिया हमारा एजुकेशन सेक्टर नहीं है। क्या नाम है? जामिया में जो हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जी चुप बैठे हैं। आज जेएनयू में हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जी चुप बैठे हैं। अरे अबू भाई जी, श्रीमान अबू जी 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 जी, अरे ये आम पार्टी के प्रवक्ता हैं या राजनीतिक विश्लेषक हैं, क्या हैं? जरा बताइए तो सही मुझे। नहीं भाई साहब, आप भाई साहब आप पावर में, मैं आपके विड्रा भाई साहब आप पावर में, बीजेपी इस टाइम आम आदमी पार्टी पावर में है। इस टाइम आम आदमी पार्टी इस टाइम रूल कर रही है बीजेपी के ऊपर। भाई ठीक है, मैं ओपी शर्मा जी मैं आ रहा हूं। अदनान दोबारा से मैं आऊंगा। ब्रजेश गोयल जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कनेक्ट हो गए। ब्रजेश गोयल जी, अभी ओपी शर्मा जी बीजेपी के एमएलए हैं, वो मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं इस डिबेट में। ब्रजेश गोयल जी, एक बार फिर से दिल्ली का चुनाव आ गया है, जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। सबसे पहले तो 67 जो उसकी सीटें हैं उन्हें बचाना है, यह सबसे बड़ा चैलेंज है आम आदमी पार्टी का। वो तो नहीं बचने वाली। ब्रजेश गोयल जी, इनके पास दो ही मुद्दे हैं। देखिए, अगर आप देखिए, सबसे पहले तो भाई साहब थोड़ा बोलने दीजिए, आप इतनी देर से बोले जा रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैं अपनी शिकायत व्यक्त करना चाहूंगा कि आपके यहाँ से ऑडियो की बहुत ही मतलब मेरे को आवाज भी नहीं मिल पाई है। पूरे डिबेट में मैं अब इस समय शामिल हो पा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि पिछले 15 मिनट में क्या हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, वो टेक्निकल जो डिबेट की आपने आपका मुद्दा आज मोदी वर्स जी, हाँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से आपके डिबेट से मैं डिस्कनेक्ट रहा हूं। तो देखिए, 2-3 चीजों पे मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि जो प्रवक्ता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, जहां तक जो आपने कहा मोदी वर्सेस केजरीवाल, तो देखिए पीएम वर्सेस सीएम की आपने बात की है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र, इन 5 राज्यों में लोकसभा के 2014 के चुनाव में और लोकसभा के 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने भरपूर सीटें दी। लेकिन पिछले 1 साल में जब इन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए तो वहां के लोगों ने राज्य के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी 2014 के लोकसभा चुनाव में 50% से अधिक वोट देकर के दिल्ली के लोगों ने 7 सीटें बीजेपी को जिताई थी। अरे ओम प्रकाश जी मुझे मौका दीजिए भाई साहब, एक बार मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। मैं इतनी देर से मेरे पास पहले ही आवाज नहीं आई थी, तो मैं बड़ी देर से इस डिबेट में शामिल हो पाया हूं। तो देखिए, दिल्ली में 2014 में लोकसभा चुनाव में, मैं आपको केवल करेक्ट कर रहा हूं, 2014 के लोकसभा के चुनाव में लोगों ने दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी को दी।
लेकिन उसके 9 महीने बाद जब 2015 में विधानसभा के चुनाव दिल्ली में होते हैं तो वही दिल्ली की जनता विधानसभा चुनाव में 67 सीटें और 54% वोट देके अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए, जनता भली भांति समझती है कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में क्या फर्क होता है। लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पे और राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ा जाता है, लेकिन विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री के चेहरे पे और स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाते हैं। और जिस तरह से पिछले 5 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हों, चाहे बुजुर्गों की तीर्थ यात्राएं हों, तमाम जो काम किए हैं, और दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों की, शिक्षा मॉडल की, स्वास्थ्य मॉडल की नेशंस ने भी तारीफ की है। तो दिल्ली की जनता, जेएनयू और जामिया, देखिए ओम प्रकाश जी, बीजेपी की पूरी कोशिश है कि देखिए, बीजेपी चाहती कि इस चुनाव को भटकाना चाहते। देखिए, बीजेपी के पास ना तो कोई स्थानीय नेता है, ना कोई चेहरा है, ना कोई मुद्दा है। दिल्ली की जनता केवल और केवल विकास के मुद्दे पे वोट डालेगी। बिजली, पानी और शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पे दिल्ली की जनता इस बार वोट करने वाली है। ठीक है। ओपी शर्मा जी, अरे पानी आप दिल्ली की जनता को दे नहीं पा रहे हैं। हवा जहरीली है, पानी जहरीला है, ये बताइए। ओपी शर्मा जी, आम आदमी पार्टी का सीधा सीधा कहना है कि वो नेशनल इश्यूज 370, जामिया, जेएनयू, इन सबको छोड़कर, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सबको छोड़कर वो बिजली, पानी, गरीब, हेल्थ, एजुकेशन, इन इश्यूज पर ही चुनाव लड़ने जा रही है। ओपी शर्मा जी, प्याज 120 रुपए, प्याज केजी 120 रुपए, वो नहीं करेंगे। मैं अनुदान आ रहा हूं आपके पास जी। ओपी शर्मा जी, आप दिल्ली की जनता को पीने का पानी स्वच्छ नहीं दे पा रहे। पूरी दिल्ली में पीने का पानी जहरीला आप सप्लाई कर रहे हैं। हवा दिल्ली की दूषित है। एक फ्लाईओवर आपने बनाया नहीं 5 साल में, एक कॉलेज आपने बनाया नहीं 5 साल में, एक स्कूल आपने बनाया नहीं 5 साल में। आप क्या बात करना चाहते हैं? आप बताइए ना, आपने कहाँ कहाँ स्कूल बना दिए, कहाँ आपने कॉलेज बनाया है, कहाँ आपने नया अस्पताल बनाया है, कहाँ आपने फ्लाईओवर बनाया है? कृपया आप बताने का कष्ट करें। ब्रजेश गोयल जी, बीजेपी लगातार यही इल्जाम लगा रही है कि आम आदमी पार्टी के जो दावे हैं, जो वादे, वो झूठे हैं। एक तरह से जो दावे आम आदमी पार्टी कर रही है वो झूठे हैं। कल ही मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब झूठ की सरकार जाने वाली है। ब्रजेश गोयल जी, देखिए, बीजेपी का काम है, देखिए, राजनीति करना, और ठीक है, उनकी राजनीति उनको मुबारक है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल दोबारा से कहना चाहता हूं, नहीं तो आप क्या धर्मादे में आए हो भैया? गली सड़क, अरे आप राजनीति नहीं कर रहे क्या? दिल्ली में देखिए, 4.5 साल क्या कर रहे थे आप पूरी लोग? तरह मन बनाया हुआ है। लोग दोबारा चाहते हैं केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना। और देखिए, कल ही देश के एक बड़े राष्ट्रीय चैनल का सर्वे आया है जिसमें 59 सीटें और 70% लोग दिल्ली के चाहते हैं कि केजरीवाल जी दोबारा से मुख्यमंत्री बने। तो दिल्ली का चुनाव शिक्षा के मॉडल पे लड़ा जाएगा, स्वास्थ्य के मॉडल पे लड़ा जाएगा, बिजली, पानी और तमाम जो केजरीवाल सरकार ने काम किए उस पे लड़ा जाएगा। बीजेपी चाहती है, अस्पताल आप खोल नहीं रहे हैं, कि ये चुनाव बिजली, कॉलेज आप खोल नहीं रहे, स्वास्थ्य से स्कूल आपने खोले नहीं, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत पानी आप जहरीला दे रहे हैं, दिल्ली की जनता, हवा ठीक नहीं है। देखिए, दिल्ली, अरे आप दिल्ली की जनता को देना क्या चाहते हैं? तय तो कर लीजिए। आप देखिए, जहां तक आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, पिछले 5 सालों में 20,000 नए कमरे दिल्ली सरकार ने बनाए हैं। दिल्ली के स्कूलों बनाए नहीं है, इतिहास में आज तक नहीं हुआ। आप अपनी विधानसभा के ओम प्रकाश जी, आप विधानसभा के जो सरकारी स्कूल है वहां पे दौरा करिए। आप निकलिए तो सही, लेकिन घर से भ्रष्टाचार। ठीक है, मैं दोबारा से ब्रजेश जी आऊंगा। ओपी शर्मा जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के लीडर दिनेश नैन जी भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। दिनेश नैन जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। दिनेश जी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के तो अपने अपने अलग अलग एक तरह से तर्क है कि वो किन किन इश्यूज पर इस चुनाव में जाएंगे, लेकिन कांग्रेस का क्या कुछ तर्क है? कांग्रेस किन इश्यूज को लेकर जाएगी इस चुनाव में?
अगर आप तसल्ली से झांक के देखें दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर जो भी डेवलपमेंट हुआ किसने कराया है? मेट्रो कहां से आई? फ्लाईओवर किसने बनाए? दिल्ली की सड़कें तो ब्यूटीफुल किसने की? CWC के टाइम पे कितना काम हुआ? उसके बाद में अभी तक एक वादे करने के अलावा, चाहे वो एनसीडी हो जो भाजपा के साथ रही है, जो कचरों के ढेर लग गए जहाँ पे, और दूसरी ओर जहाँ पे आप आदमी पार्टी के इतने बड़े बड़े काम गिनवा दिए, सिर्फ केजरीवाल साहब के पास एलजी के सामने धरना देना, या फिर मोदी जी का बोलना कि मोदी जी नहीं करने दे रहे, मोदी जी कह रहे ये करता नहीं है। तो दिल्ली की जनता जो है ना, दोनों के बीच में पिछके रह गई है। अब रही बात अभी इलेक्शन की, देखिए लीपापोती करके या फिर पेंट मार के रंग केरू करके और किसी भी चीज को बढ़िया दिखा देने से जनता का भला नहीं होने वाला। और रही बात भाजपा की, अब भाजपा के पास कुछ दिखाने का तो है नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, ये दोनों संकट मोचक जो है, मुश्किल से अपना गुजरात में तो नहीं पार करा गए, हरियाणा में गए, महाराष्ट्र में आधी रात का किस्सा कुछ नहीं कर पाया, झारखंड में खत्म हुआ, 71% से 35% पे जो है ना भाजपा का लक्ष्य कर चुका है। अब जब पहले शुरू में बोलते थे 15 लाख भ्रष्टाचार किसान का, ये अरे आप तो दिल्ली में जीरो हैं, दिखाया पिक्चर कभी। आप दिल्ली विधानसभा में जीरो है, पार्लियामेंट में जीरो है। क्या करके आ रहे हैं? और नरेंद्र मोदी जी का क्या चीफ मिनिस्टर बनाना है आपने? नरेंद्र मोदी क्यों लेके आ रहे थे? बात तो वो यही करेंगे अलकोट की। आप दिल्ली विधानसभा और दिल्ली की पार्लियामेंट दोनों में जीरो है। क्या पता है 56 इंच की लाठी, चाहे कोई एनआरसी की बात करे 56 इंच की लाठी, कोई सीए की बात करे 56 इंच की लाठी, कोई स्टूडेंट बाहर निकले 56 इंच की लाठी। अरे देश का क्या कर दिया तुम लोगों ने? ठीक है, दिनेश जी हमारे साथ क्योंकि स्काइप से जुड़े हुए हैं, इस वजह से थोड़ी सी उनकी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, हालांकि आवाज तो उनकी समझ में आ रही है। मैं अदनान आपके पास आना चाहूंगा। अदनान, देखिए यही तीन पार्टियां हैं, यानी कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, जिनके दरमियान ही दिल्ली का मुकाबला, इर्द गिर्द ही एक तरह से यह मुकाबला रहेगा। आपके नजदीक कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिस पर आवाम वोट करने के लिए निकलेंगे? क्या आपको लग रहा है पिछले 5 सालों की सरकार देखी जाए, और दिनेश नैन जिस तरह से कह रहे हैं कि काम तो कांग्रेस की सरकार में ही असल हुआ है? भाई साहब, आम आदमी पार्टी ने शिक्षा स्कूल रिनोवेट किया, बिल्कुल स्कूल रिनोवेट किए, अच्छी शिक्षा दे दी बच्चों को, ठीक है, सही काम किया है। हॉस्टल्स में क्या कुछ कर दिया, ठीक है, सही काम कर दिया। पर यह भी तो देख ले दिल्ली में हो क्या रहा है। इनको अपनी जो इनके पॉलिटिकल जो इनके वो थे मुद्दे थे, उन पे ये उतर के नहीं आ रहे। अब देखा जाए पब्लिक किसको मैंडेट देती है, वो तो आम आदमी पार्टी के कुछ ही मुद्दे, 2 मुद्दे पे ये बात करते हैं। एक तो शिक्षा पे बात करते हैं और दूसरा हॉस्टल पे बात करते हैं। हॉस्टल्स पे दूसरी महंगाई भी देखो, प्याज 120 रुपए हो गया है। केजरीवाल जी को पता नहीं, मतलब वो तो खुद 5 स्टार में खाना खा रहे हैं, आम जनता मर रही है। नहीं, तो दिल्ली में महंगाई का असर सिर्फ दिल्ली तक नहीं है साहब, महंगाई का असर तो पूरे मुल्क में है। जो महंगाई दिल्ली में है वही हैदराबाद में, वही लखनऊ में है, वही कश्मीर में है। महंगाई तो हर जगह, महंगाई के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार नहीं है। महंगाई के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार नहीं है। केजरीवाल जी झूठे दावे, केजरीवाल जी तो झूठे दावे कर रहे हैं ना। फिर 80 रुपए बोल रहे, 50 रुपए केजी है। भाई साहब, यहां तो मैंने 120 रुपए का प्याज 1 केजी ले लिया। महंगाई तो पूरे मुल्क में है, पर झूठे दावे कर रहे हैं। ये एक गरीब का धोखा होता है, गरीब के साथ धोखा होता है। ब्रजेश गोयल जी, ब्रजेश जी, लगातार जो अपोजिशन की तरफ से खासतौर से इल्जाम लगाया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से कल मनोज तिवारी ने यही बात कही और यही बात प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी यही बात कही कि आम आदमी पार्टी ने काम कम किया और वो इस पर चिल्ला ज्यादा रही है। मतलब जो वादे किए थे वो वादे एक तरह से पूरे नहीं हुए, वादे कहीं ना कहीं एक तरह से झूठ का पुलिंदा है। यही बार बार अपोजिशन की तरफ से शिकायत रही और खासतौर से बीजेपी की तरफ से। देखिए, पिछले 10 दिन से
दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी हर लोकसभा क्षेत्र में अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जिसने 5 साल अपनी सरकार चलाने के बाद में जनता के बीच जाके जनता से रिपोर्ट कार्ड पूछ रहे हैं, और जनता ने कहा कि 70 के 70 वादे आपने पूरे किए हैं। और आप सोचिए कि आज तक आपने किसी मुख्यमंत्री को नहीं देखा होगा जो 5 साल जब अपनी सरकार चलाने के बाद जनता के बीच में जब वोट डालने जाता है और जनता के बीच में कहता है कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, अगर काम मैं नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। तो ये कहने की ताकत उसी मुख्यमंत्री में होती है जिसने जनता के लिए काम किया हो। और जनता के लिए 5 साल सतत जिस तरह से 20,000 नए कमरे बनाए, स्कूलों के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली के लोगों को दवाइयां मुफ्त मिल रही हैं, सारे टेस्ट मुफ्त मिल रहे हैं, कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया आपने यूनाइटेड नेशंस ने भी किया है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजा जा रहा है, 1.5 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं, बिजली पानी फ्री। और अब फिर भी देखिए दिल्ली का जो बजट जो 2015 में 30,000 करोड़ था, आज वो 60,000 करोड़ पहुंच गया है। तो सब कुछ फ्री देने के बाद में भी दिल्ली सरकार ने अपना बजट दुगना कर लिया है। तो ये केजरीवाल सरकार के गवर्नेंस मॉडल की जो ईमानदारी से उन्होंने सरकार चलाई, इसी का परिणाम है। और जनता बहुत खुश है। और आप देखना पिछली बार से भी ज्यादा सीटें इस बार आम आदमी पार्टी लेके आएगी। और जनता ने मन बना लिया है, बीजेपी पूरी तरह से कोशिश करिए जनता को भटकाने की, राज्य स्थानीय मुद्दों से लेके दूसरे मुद्दों पे बीजेपी चाहती है चुनाव लड़ा जाए, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और दिल्ली की जनता विकास के मुद्दे पे इस बार वोट डालने वाली है। ठीक है, ओपी शर्मा जी, बीजेपी भी क्या विकास के मुद्दे पर ही जाएगी कांग्रेस में चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, जो लोग काम करने की बात करते हैं, 4.5 साल तो वो चिल्लाते रहे कि हमें मोदी जी और गवर्नर साहब काम करने नहीं दे रहे। दिल्ली में पानी दूषित है, हवा दूषित है, स्कूल कोई बनाया नहीं, कॉलेज बनाया नहीं, अस्पताल बनाया नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? आप दिल्ली की जनता को जो लगातार ठग रहे हैं, दिल्ली की जनता की आंखों में जो धूल झोंकी 2015 में, दिल्ली की जनता पूरी तरीके से वो हो चुकी है और आम पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठुक चुकी है। और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से आएगी और दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी। ठीक है, मैं दिनेश नैन जी आपके पास आना चाहूंगा। दिनेश जी, कांग्रेस के पास बड़ा अच्छा मौका है। 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट फीसद भी, परसेंटेज भी काफी अच्छा रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा एक मौका है अपने आप को साबित करने के लिए। देखिए अबू, 2019 के अंदर जो आम चुनाव हुए, 7 में से 5 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे उसके अंदर हमारा 22% वोट शेयर था। बिल्कुल। और जो ये आम आदमी पार्टी गेरू चूना लगा करके लोगों को गुमराह कर रहा है, इनका था 18%। हम मानते हैं कि उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जनरल इलेक्शन के अंदर अमित जी और जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनकी बातों में लोग आ गए। हालांकि पिछली बार का ट्रेलर दिखाया था जो 2014 का, वो पिक्चर बनी नहीं, दूसरा ट्रेलर दिखा दिया। और अब वो दूसरे ट्रेलर से मन बटा के एनआरसी और सीए का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया। और अभी देखना वो भी आएगा, ये क्या नाम, जनसंख्या नियंत्रण। लेकिन कोई भी इनमें से 120 रुपए किलो प्याज की बात नहीं करेगा। कोई इनमें से बात नहीं करेगा कि देश की अर्थव्यवस्था जो है ना, वो बिल्कुल पट्टी बांधे खड़ी है, जैसे स्टूडेंट खड़े हैं हर एम्स के अंदर, उनके बीच में किसी बेड पे जाकर ढूंढो, आपको देश की अर्थव्यवस्था भी आईसीयू में पड़ी हुई मिलेगी। उसको कोई पहचान नहीं पा रहा, उसको ये पहचानने नहीं दे रहे कि अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं जाने दे रही है। और दूसरा, वो लोग है बेरोजगारी अव्वल दर्जे पे पहुंच चुकी है। तो अब ये लोग क्या करना चाहते हैं, ये सोच रहे हैं कि जैसे ना वो पाकिस्तान नहीं, तो इस बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए क्या आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है? दिनेश नैन जी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या आम आदमी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है? अब मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, मैं बीजेपी की बात करूँ, किस मुंह से माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह दिल्ली में आएंगे? क्या ये मुद्दे लेके आने हैं क्या, जिसके पीछे झारखंड तक सबने नकार दिया? तो मुद्दे तो कोई है ही नहीं, मुद्दे सिर्फ कांग्रेस के पास हैं। जो कांग्रेस ने डेवलपमेंट की
अगर कांग्रेस आती है उस डेवलपमेंट को 4 गुना स्पीड से बढ़ाएगी। ठीक है। ये है कांग्रेस। ठीक है, ठीक है। इस बीच मेरे साथ न्यूज 18 उर्दू के सीनियर एडिटर तहसीन मुनव्वर साहब भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तहसीन मुनव्वर साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। तहसीन मुनव्वर साहब, पूरे मुल्क में और खासतौर से अगर हम देखें तो दिल्ली में काफी गहमा गहमी है और उस बीच में दिल्ली असेंबली चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और हर पार्टी के अपने अपने दावे और अपने अपने वादे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए दिल्ली में आज की तारीख में अगर देखा जाए, अगर अरविंद केजरीवाल के मुकाबले पर कोई वज़ीर-ए-आला का उम्मीदवार किसी पार्टी से नहीं है जी। तो इसका मतलब अगर वज़ीर-ए-आला के लिए कोई चुनाव हो रहा है तो उसमें अरविंद केजरीवाल पहले ही जो है सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं। ना तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी वज़ीर-ए-आला उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है, ना कांग्रेस के पास कोई वज़ीर-ए-आला उम्मीदवार के नाम के ऐलान के लिए है। तो यकीनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूरी यह है कि उन्होंने झारखंड के बाद ये जो चुनाव हो रहा है उसमें जो है उन्होंने वज़ीर आज़म को फिर आगे कर दिया है। तो सीएम वर्सेस पीएम का मामला अगर होगा तो अब किस तरीके से दिल्ली की जनता लेती है इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास वोट जो फीसद है वो आम आदमी पार्टी से ज्यादा है और कांग्रेस की भी उस लिहाज से ज्यादा है। लेकिन अब देखना यह है कि दिल्ली वाले असेंबली के लिए इंतखाब करेंगे कि लोकसभा के लिए इंतखाब करेंगे। उस लिहाज से देखा जाए तो ये बात तो सही कह रहे हैं गोयल साहब के ये जो अरविंद केजरीवाल है वो अपने काम सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैनिफेस्टो पे डिपेंड है। बात तो सही है कि वो अपने काम को लेकर आगे आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वो कह रहे हैं कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दीजिए, अगर मैंने काम नहीं किया है तो वोट मत दीजिए। तो मैं पहली बार इस तरह की चीज देख रहा हूँ हमारी सियासत में, जहां जो नेता है वो अपने काम को लेकर जो है वोट मांग रहा है। तो यकीनी तौर पर अब देखना यह है कि अगर उन्होंने काम किया है जिस पर ये वोट मांग रहे हैं तो दिल्ली वाले उन्हें वोट देंगे। अगर उन्होंने काम नहीं किया जैसा कि अपोजिशन वाले कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं, तो फिर दिल्ली वाले उनको वोट नहीं देंगे। तो अब ये वोटर देखिए, काम का मामला ये होता है कि अगर आपके घर में पानी आया है तो आपको पता होगा आया है, अगर आपके घर में बिजली आई है तो आपको पता होगा बिजली आई है, अगर आपके बिजली का मीटर बिल कम आया है तो आपको मालूम होगा कम आया है, अगर आपके पड़ोस में मोहल्ला क्लिनिक बना है और आपने उसमें इलाज कराया है तो आपको पता होगा वो कैसा है कैसा नहीं है। तो और अगर जहां तक एजुकेशन की बात है, जैसे मनीष सिसोदिया बार बार कहते हैं कि हमने जो है स्कूलों की काया पलट दी है, अगर स्कूलों की काया पलटी होगी तो लोग उनको वोट देंगे। अगर ये सारी बातें वो कह रहे हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो ये बिल्कुल इसमें फिर बीजेपी और कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अगर आम आदमी पार्टी ने काम किया और जिस तरह से वो दावे कर रही है तो लोगों के सामने भी वो सारी चीजें होंगी और इन्हीं चीजों को लेकर आम आदमी पार्टी जाएगी। और अगर आम आदमी पार्टी ने नहीं किया तो वाकई में इस चुनाव में उसे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। छोटा सा मुझे कॉमर्शियल ब्रेक लेना है, कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना है। छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे तो इसी इशू पर हम बात करेंगे कि क्या जो नेशनल इश्यूज हैं, जो कौमी सतह के इश्यूज हैं, क्या वो भी दिल्ली के चुनाव में असरअंदाज होंगे, असर डालेंगे? इस पर भी हम बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फौरन हाजिर होते हैं। तो दिल्ली इंतखाबात में बस सिर्फ 1 महीने का वक्त और बचा है और तमाम सियासी पार्टियां जो हैं एक तरह से पूरी ताकत एक तरह से झोंक रही हैं इन इंतखाबात में और हर पार्टी के अपने दावे और वादे एक तरह से हैं। और जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी ने 5 साल सरकार बनाई है, इसी वजह से सबसे ज्यादा सवाल जवाब जो होंगे वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार से ही होंगे। आज इसी पर हम प्राइम डिबेट में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ तस्वीर दिल्ली चुनाव की अब बन रही है, दिल्ली के अवाम में क्या कुछ है इन इंतखाबात को लेकर। इसी पर हम बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश गोयल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ब्रजेश जी, ब्रेक पर जाने से पहले तहसीन मुनव्वर साहब ने कहा कि अगर काम किया है इस सरकार ने तब तो जाहिर सी बात है कि सरकार को डरने की जरूरत नहीं है। वो जो काम सरकार ने किया होगा वो काम एक तरह से दिखेगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से, और हमें ना कोई डरने की जरूरत है ना हम डर रहे हैं। हम तो बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में जनता के बीच में जा रहे हैं। जिस तरह से कल जैसे चुनाव की घोषणा हुई, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने
प्रेस वार्ता करके कहा कि अगर मैंने काम किए हैं तो मुझे वोट देना, अगर काम नहीं किए तो वोट मत देना। तो देखिए कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर किसी मुख्यमंत्री में इसीलिए हो पाता है कि उन्होंने काम किया है। और पिछले 15 दिन में जिस तरह से जनता के बीच उन्होंने टाउन हॉल मीटिंग्स की हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश किया है, तो जनता मुख्यमंत्री जी ने काम नहीं गिनाए, जनता ने उनके काम उनको गिनाए। तो पूरे सकारात्मक एटीट्यूड के साथ में विकास के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जाने वाली है। और हमें पूरी आशा है और हम बेसब्री से 8 फरवरी का ना केवल हम इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली की जनता भी 8 फरवरी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। बिल्कुल। और ईवीएम के बटन दबा के केजरीवाल जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने वाली है। ठीक है, इस बीच मैं दिनेश नैन जी आपके पास आऊंगा। इस बीच मेरे साथ ऋषि मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लखनऊ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि मिश्रा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। दिनेश नैन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी का शुरू से यह कहना है कि विकास के इश्यू पर ही वो दिल्ली के चुनाव में जाएगी। अबू ये विकास क्या जनरल इलेक्शन के बाद हुआ है क्या? जनरल इलेक्शन में तो 18% वोट पे 3 नंबर पे 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में सिकड़े बैठे थे। तो और तो कोई भारतवर्ष का कोई नक्शा नहीं था, दिल्ली का ही नक्शा था। अब रही बात कांग्रेस की, भाजपा चाहे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के ऊपर एक लगा करके करप्शन का, चाहे वो टूटी था चाहे कितने थे, क्या निकला? कुछ नहीं। लेकिन इन्होंने कहा था जन लोकपाल लाएंगे, उधर अन्ना को धोखा दिया, दिल्ली की जनता को भी धोखा दिया। भाजपा बैठी है चुपचाप सेंटर में, जन लोकपाल लाने के बजाय उसकी धारा 44 में डाल दिया। ये काम जो भ्रष्टाचार में कर रही है लोग। अब आ जाइएगा उसके बाद में, आप बाकी जितने भी डेवलपमेंट दिल्ली के अंदर थे ये बातें कर रहे हैं उन मोहल्ला क्लिनिक्स की, उन स्कूलों की। इनके खुद के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ रहे हैं लोगों के बच्चे? कहाँ पी रहे हैं? निकाल के लाओ। ये सबके सब लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये लोगों का पैसा जो है, टैक्स का पैसा बांट के फ्री करके दिल्ली का हो गया मटिया मलिया में। दिल्ली की सड़कें होगी गड्ढे वाली। दिल्ली के अंदर आप बताओ, हमारे टाइम पे उन्होंने मेट्रो हो, ग्रीन बसेस आपका लगा लीजिएगा, फ्लाईओवर हो। दिल्ली को कितना था भाजपा सरकार की सेंटर में, लेकिन एक बार भी तनी नहीं हुई, काम पूरे किए। केजरीवाल जी के पास एक ही काम है, कभी एलसी खराब तो सेंटर खराब। ठीक है, ओपी शर्मा जी, क्योंकि अभी 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तकरीबन 1 साल ही हुआ है, और ऐसे में कांग्रेस की जो कारकर्दगी थी, उसका जो परफॉर्मेंस था कांग्रेस का, उसके दम पर कांग्रेस भी अपने आप को मतलब पिक्चर में देख रही है, पिक्चर के बाहर नहीं है कांग्रेस। बहुत मामूली सा कम करना, कम जरा सा देखो, उससे कुछ ठीक हो जाए। ओपी शर्मा जी जी, ओपी शर्मा जी, मेरा सवाल यही था, जिस तरह से दिनेश ने कहा कल तक जो स्वयंभू अनार्किस्ट थे, जी पाकिस्तान के स्पोक पर्सन थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े थे, आज वो विकास पुरुष बनने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो ये बदलाव इनमें, जब दिल्ली में 7 सीटें हारे हैं उसके बाद ये बदलाव आया है। तो बार बार दिल्ली की जनता के सामने अपना चेहरा और विचारधारा बदलने वाले केजरीवाल जी का जो समय है, वो झूठ बोलकर पिछले 5 साल बीते हैं। और दिल्ली की जनता अच्छी तरीके से जानती है, दिल्ली की जनता की खून पसीने की जो करोड़ों करोड़ रुपए कमाई है, उससे 4-4 पेज के विज्ञापन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे 2-2 घंटे का अपने काले चेहरे को उजला करने के लिए जो जनता की मेहनत की कमाई को केजरीवाल जी खर्च कर रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। मैं ऋषि जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं ब्रजेश गोयल जी आपके पास आऊंगा, लेकिन ऋषि जी ने अभी मुझे ज्वाइन किया है, इस वजह से मैं ऋषि मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। ऋषि जी, दो चीजें हैं। एक तरफ तो बीजेपी है जिसका 2015 में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा था, सिर्फ 3 सीटें जीती थी। आम आदमी पार्टी 67 सीट जीत कर आई थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर लोकसभा चुनाव के हिसाब से आप देखिए तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 बीजेपी क्लीन स्वीप कर चुकी है दिल्ली में। ऐसे में अगर 2020 के चुनाव देखे जाए तो आप कैसे देखते हैं?
बिल्कुल अबू जी, आपने बहुत जायज सवाल उठाया है कि 2019 इलेक्शन का यदि आप जनरल इलेक्शन का एनालिसिस करेंगे तो बीजेपी बिल्कुल क्लीन स्वीप बीजेपी की थी और बीजेपी को करीब करीब 55 से 56% वोट मिला था। वहीं कांग्रेस पार्टी को करीब करीब 22 से 23% मिला था और नंबर 3 पे 18% के साथ आम आदमी पार्टी रही थी। और मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 5 ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहां कांग्रेस लीड की थी और आम आदमी पार्टी 70 विधानसभा में, यदि लोकसभा का अभी डिकोड करेंगे तो 70 विधानसभा में एक भी ऐसे विधानसभा नहीं थी जिसपे आम आदमी पार्टी लीड लिया हो। सिर्फ 5 विधानसभा क्षेत्र पे कांग्रेस ने लीड लिया था, जिसमें चांदनी चौक, मटिया महल और 3 और ऐसे विधानसभा थे जहां कांग्रेस ने लीड लिया था। लेकिन 2015 का आप एनालिसिस करेंगे तो ठीक इसके रिवर्स आपको देखने को मिलेगा। 54% के करीब करीब आम आदमी पार्टी को वोट मिला था और 26% के आसपास बीजेपी को मिला था और उससे कम जो है क्या कहते हैं 30% के आसपास, और नंबर 3 पे कांग्रेस रही थी। कांग्रेस का एक भी सीट नहीं आया था। तो जैसे ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी जाती है, बीजेपी के पास मजबूरी ये है कि बीजेपी के पास अरविंद केजरीवाल के टक्कर का कोई नेता नहीं है। ये बीजेपी के नेता भी मानते हैं, बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उनका यही प्रॉब्लम है कि केजरीवाल को काउंटर करने के लिए उनके कद का नेता नहीं है, चाहे वो मनोज तिवारी हो, हर्षवर्धन साहब हो, गोयल साहब हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात अबू जी ये है कि बीजेपी में खुद गुटबाजी है कि किसको आगे बढ़ाया जाए। अमित शाह जी का बयान को आपने देखा होगा। अमित शाह जी ने जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के जो बेटे प्रवेश वर्मा है उनका नाम मंच से लिया था। तो कहीं न कहीं दिल्ली बीजेपी खुद कंफ्यूजन के स्टेट में है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे काउंटर किया जाए। चौथी बड़ी बात है कि नो डाउट अरविंद केजरीवाल ने कुछ अच्छे काम किए हैं, जैसे फ्री बिजली है, फ्री पानी है, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा है। तो ऐसे जो लोकलुभावन सब्जेक्ट है जिसको अरविंद केजरीवाल ने एड्रेस किया है उसको काउंटर करना बीजेपी के लिए मुश्किल दिख रही है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको यह भी ध्यान देना होगा कि 2019 इलेक्शन में जिस प्रकार से कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है उसी प्रकार का रिवाइवल यदि दिल्ली विधानसभा में चुनाव में हो तो वोट डिवीजन होगा। वोट डिवीजन का फायदा बीजेपी को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल फिर बीजेपी कितना भी मेहनत कर ले, मेरे समझ से आम आदमी पार्टी को एज है। बिल्कुल। मैं तहसीन मुनव्वर साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, जो बात यहां पर ऋषि जी ने कही है कि एक तरफ तो बीजेपी है जो 2019 चुनाव के बाद, शानदार जीत के बाद लगातार नेशनल इश्यूज पे कई बड़े फैसले बीजेपी ने लिए हैं। 370 की बात करें, 3 तलाक की बात करें, इसके अलावा CAA की बात करें, शहरियत तरमीमी कानून की बात करें, तो कई बड़े इश्यूज पर, नेशनल इश्यूज पर काम किया बीजेपी ने। और दूसरी तरफ आप दिल्ली में आ जाइए तो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े दावे हैं कि यहां पर हेल्थ पर काम किया गया, तालीम पर काम हुआ, बिजली, पानी, इन सब पर काम हुआ है। मतलब पड़ला जो है वो किसका भारी रहने वाला है, क्योंकि दोनों ने, एक ने नेशनल लेवल पे काम किया और दूसरे ने इलाकाई लेवल पे काम किया था। सिंह साहब, नहीं देखिए, जो अगर आप लोकसभा इंतखाबात के हिसाब से देखेंगे तो लोकसभा इंतखाबात में वोट परसेंटेज भी आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की जो वोट परसेंटेज है वो कम हुई है, बिल्कुल, और कांग्रेस की वोट परसेंटेज बढ़ी है और बीजेपी की भी वोट परसेंटेज बढ़ी है। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी कहीं पर दिखाई नहीं देती है अगर वो देखा जाए। लेकिन अगर आप ये देखें कि सीएम, देखिए मैंने शुरू में वही कहा कि वजीराला का उम्मीदवार कौन है किसी के पास, अगर आप वजीराला के उम्मीदवार लेकर सामने आए तो फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन केजरीवाल के मुकाबले पे वजीराला का उम्मीदवार कौन है किसी पार्टी के पास, ये बात कोई नहीं कह रहा कि भाई हम किसको जो है सीएम बनाएंगे, कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी ऊपर आती नजर आती है। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि झारखंड चुनाव हो या महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, इसमें बीजेपी की जो वोट परसेंटेज है उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो उसके साथ मौजूद है। तो वो देखना यह है कि वो जो लोकसभा इंतखाबात में इनके साथ थे, क्या वो असेंबली इंतखाबात में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रह पाते हैं कि नहीं रह पाते। दूसरी बात यह कि जो लोग कांग्रेस की तरफ आए थे वो उस कंफ्यूजन में आए होंगे कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा,
तो क्या वो कांग्रेस के साथ रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे अक़लियती वोट जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है, तो वो वोट जो है वो किस तरफ जाते हैं। अगर वो वोट बढ़ते हैं तो यकीनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, और अगर वो वोट नहीं बढ़ पाते हैं, वो तकसीम नहीं हो पाते हैं, तो यकीनी तौर पर आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। लेकिन देखिए सीधी सी बात ये थी कि कांग्रेस को चाहिए था और आम आदमी पार्टी को भी चाहिए था कि जो भूल इनसे लोकसभा इंतखाबात में हुई थी वो भूल भुलाकर वो अपना जो है आपस में मिलकर जो है एक दूसरे के साथ आकर इत्तेहाद के साथ अगर ये मुकाबला करते तो पूरे मुल्क में भी एक मैसेज जाता जिस तरह का माहौल है उस लिहाज से। लेकिन अगर ये अपनी जो है चूल्हा अलग अलग जलाएंगे और अलग अलग तौर पर रोटी पकाने की कोशिश करेंगे तो यकीनी तौर पर दोनों को नुकसान होगा। लेकिन अगर देखिए आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल वोटर मूड बना लेता है जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव में बनाया था, तब आम आदमी पार्टी जो है थोड़ी कमजोर होगी, लेकिन वो जो है उसकी हुकूमत बन जाएगी। लेकिन अगर जो वोटर जो देखिए 56% वोट में आप कितना कम करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा इंतखाबात में मई में मिला है, उसमें अगर 10% समझने की जरूरत है। अबू जी यदि मुझे बोलने का मौका दे तो मैं बताना चाहता हूँ। झारखंड विधानसभा चुनाव में अभी जस्ट झारखंड का चुनाव हुआ है जी। झारखंड में यदि लास्ट फेज को देखेंगे, लास्ट फेज में जिस प्रकार से बीजेपी के तरफ से नेशनल इश्यू को स्ट्राइक किया गया, खासकर कैब को लेके, एनआरसी को लेके, और मैं बताऊं 18 विधानसभा क्षेत्र थे लास्ट फेज में, जिसमें से 16 विधानसभा क्षेत्र में 30% से ऊपर माइनॉरिटी का वोट था। जिस प्रकार से योगी जी का रैली हुआ, प्रधानमंत्री जी का रैली को डिकोड कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि नेशनल मुद्दा उन्होंने कितना स्ट्राइक किया, फिर भी बीजेपी को फायदा नहीं हुआ। तो मैं ये बार बार कहना चाहता हूं, इस आपके प्लेटफॉर्म से बीजेपी के नेता सुन भी रहे होंगे, विधानसभा चुनाव के मुद्दा अलग होते हैं, नेशनल मुद्दा अलग होते हैं। यही बीजेपी गलती करती है और बार बार जो बीजेपी टारगेट कर रही है 80 पार, 90 पार, 100 पार, 150 पार, वो पार नहीं हो पा रही है। यही कारण है आपको लोकल इशू पे कंसंट्रेट करना होगा, और अरविंद केजरीवाल बहुत ही चालाकी से लोकल मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। आप अरविंद केजरीवाल के एक भी स्पीच देखिए जो नेशनल मुद्दा को वो नहीं छू रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फोकस करना होगा कि जो दिल्ली के लोकल मुद्दे हैं उनको उन पे टारगेट कीजिए। जो ओपी शर्मा जी जिस नेशनल इश्यूज पर बीजेपी ने फोकस किया वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, बहुत ज्यादा उससे बीजेपी को फायदा नहीं हो रहा है, और उसकी ताजा मिसाल झारखंड है। बिल्कुल, झारखंड का चुनाव आप देख लीजिए कि राम मंदिर के फैसले के बाद हुए, और सीएए मतलब एनआरसी का इश्यू बिल्कुल गर्म था, लेकिन आप नतीजे वहां के देख लीजिए ओपी शर्मा जी। वो पूरी कर सकती थी, वो 8% का जो नुकसान हो गया आप चुके जाने से, क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र का उसके पास तजुर्बा था कि महाराष्ट्र में जिस तरह शिवसेना दूसरों के साथ मिलकर सरकार बना लिया, तो उनको ये धड़का लगा हुआ था कि कहीं आजसू भी किसी के साथ सरकार न बना ले, तो उनके साथ उनका वहां पर इत्तेहाद नहीं हुआ था। तो अगर देखिए 56% वोट बहुत होता है दिल्ली में, और ये किस तरीके से किस तरह उसमें से 10-15 शर्मा जी झारखंड में भी इसी प्रकार के इसी प्रोपोर्शन का वोट मिला था आपको। ऋषि जी ये आवाज तहसीन साहब की आ रही है, इसी प्रोपोर्शन का वोट मिला था आपको। ओपी शर्मा जी हमारी आवाज नहीं आ रही है, ओपी शर्मा जी शायद हमें नहीं सुन पा रहे हैं। ये तहसीन साहब की आवाज है ऋषि जी। जी ठीक, ओके, सॉरी जी। ओपी शर्मा जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं ब्रजेश गोयल जी आपके पास आना चाहूंगा। ब्रजेश गोयल जी, चुनाव दिल्ली और का अगर हम बात करें दिल्ली चुनाव की, तो जाहिर सी बात है कि लोकल इश्यूज पर आम आदमी पार्टी ने बहुत फोकस किया है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि सीट बांटने के वक्त, क्योंकि 67 एमएलए सिटिंग एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं, और कहीं ना कहीं इस बार जब टिकट देने का मामला आएगा तो एक मुश्किल खड़ी होगी आम आदमी पार्टी के सामने। बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया भाई। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपसे अपील करना चाहूंगा कि मुझे थोड़ा 5 मिनट बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि मैं आपकी आवाज नहीं मिलने के कारण बहुत लेट से इस बहस में शामिल हो पाया हूं, और मेरे को बहुत कम मौका दिया गया बोलने का। नहीं बोलिए आप। देखिए, मैं काफी समय से सुन रहा हूं, हमारे मुझे नहीं पता कौन कौन प्रवक्ता बैठे हुए हैं। देखिए, बार बार लोकसभा चुनाव 18% वोट, 22% वोट, 56% वोट की बात की जा रही है। मैंने पहले भी किया था कि, और पिछले चुनाव का आप देखिए, पिछले चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड,
2014 के 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ में लोगों ने बीजेपी को, वहां की जनता ने सीटें दी। लेकिन जैसे ही विधानसभा के चुनाव हुए तो वहां की जनता ने स्थानीय मुद्दों पे बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत से 7 सीटें मिली। लेकिन जैसे ही 9 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होते हैं, वही दिल्ली की जनता बीजेपी को पूरी तरह से नकार के केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि तो आप मानते हैं कि लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए थे उसका कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है अलग मुद्दों पे? असेंबली के चुनाव में लोकसभा चुनाव का जो नतीजा था उसका असर नहीं पड़ेगा? तरह से नहीं पड़ने जा रहा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं खुद ही लोकसभा चुनाव में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नई दिल्ली लोकसभा से मैंने खुद इस बार लोकसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी के टिकट पे लड़ा था। और मुझे पता है कि उस समय भी जनता कह रही थी कि भाई लोकसभा में हम मोदी जी के नाम पे देंगे, लेकिन विधानसभा में हम केजरीवाल जी को वोट देंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव का इस चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी आत्ममुग्ध हो रही है, उसको लग रहा है कि लोकसभा में 56% वोट मिल गया तो विधानसभा में भी हमें मिलेगा। लेकिन दिल्ली की जनता केवल और केवल स्थानीय मुद्दों पे, विकास के नाम पे वोट डालेगी। बीजेपी के पास ना कोई चेहरा है, ना कोई मुद्दा है। अभी तक बीजेपी केजरीवाल जी के सामने किसी को प्रोजेक्ट नहीं कर पाई है। और मोदी जी के चेहरे पे देखिए, दिल्ली की जनता स्पष्ट रूप से जानती है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देके मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं दिल्ली के। दिल्ली की जनता को अच्छी तरह पता है। और दिल्ली की जनता, कल भी एक बड़े देश के बड़े राष्ट्रीय चैनल का सर्वे था जिसमें 70% जनता ने कहा कि दोबारा से हम दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को देखना चाहते हैं। तो देखिए, केजरीवाल जी फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी इसे देखिए, किसी सर्वे पर मत जाइए वरना परेशानी हो जाएगी। अभी से किसी सर्वे पर मत जाइए। मैं ऋषि जी आपके पास आना चाहूंगा। ऋषि जी, जो बात तहसीन साहब कह रहे थे, जो बात अब ब्रजेश जी कह रहे हैं, एक तरफ लोकसभा के चुनाव, दूसरी तरफ असेंबली के चुनाव, क्या आपको लगता है कि इनका बहुत ज्यादा मेल नहीं खाते हैं दोनों चुनाव? लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसका नतीजा कुछ और होता है, और असेंबली के चुनाव होते हैं तो उसका नतीजा और उसका मूड बिल्कुल बदल जाता है एक तरह से। पहले टेक में ही कहा अबू जी, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, वोटिंग पैटर्न देख रहे हैं कि 2019 के ही जनरल इलेक्शन में 56% और 18% काफी डिफरेंसेस है। लेकिन यदि आप 2015 के इलेक्शन को देखेंगे तो 54.8% आम आदमी पार्टी को मिला था। तो बिल्कुल वो सिनेरियो उलट जाती है, रिवर्स हो जाती है। दूसरा बात, आपको अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का लाख आलोचना कर ले, लेकिन अंदर खाने में बीजेपी वाले भी मानते हैं। खासकर यदि एजुकेशन की बात करें तो पिछले साल, अब्बू जी आप देश के जाने माने पत्रकार हैं, आपको भी मालूम होगा कि पिछले साल जो बच्चे टॉप किए थे पूरे इंडिया में, वो दिल्ली के सरकारी स्कूल से ही थे। तो आम आदमी को क्या चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, एजुकेशन चाहिए, फ्री पानी चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग का सिस्टम। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो बेसिक मुद्दे थे उनको फोकस किया है। हो सकता है कि बहुत से ऐसे मुद्दे हों जो अरविंद केजरीवाल ने वादे किए हों 2015 में, वो पूरा नहीं किए हों, लेकिन कुछ हद तक अरविंद केजरीवाल ने अच्छे काम किए हैं। उसी का परिणाम है कि बीजेपी जितनी जल्दी से स्ट्राइक करनी चाहिए वो नहीं कर पा रही है। दूसरा कारण, बीजेपी में खुद कंफ्यूजन है कि किसको लेके आगे बढ़ा जाए। मनोज तिवारी को लेके आगे बढ़ा जाए, गोयल साहब को लेके आगे बढ़ा जाए, हर्षवर्धन साहब को लेके आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल बीजेपी कंफ्यूज है। तो कहीं ना कहीं जो जैसे शर्मा साहब ने कहा है, अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध नरेंद्र मोदी ही उतरेंगे। लेकिन राज्य में ये बिल्कुल सही बात है कि राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका ठीक है। ओपी शर्मा जी, शायद मेरे ख्याल से मेरी आवाज आप तक अब पहुंच रही है। ओपी शर्मा जी, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में बीजेपी के पास आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का जो काम है, जो उन्होंने 5 साल किया, उसका काट नहीं है, या कुछ ऐसा प्लान किया है बीजेपी ने? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, दिल्ली की जनता को जो पीने का पानी और साफ हवा नहीं दे सकता, एक स्कूल नहीं, एक कॉलेज नहीं, एक अस्पताल नहीं, तो पानी का जहां तक मसला है, पानी का तो देखिए, जो सब्सिडी देकर या जो स्कीम का जो अनाउंस किया आम आदमी पार्टी ने, उससे तो कहीं ना कहीं आवाम मुतमईन है। चेहरे को उजला करने के लिए जो आप खर्च कर रहे हैं, यदि आपने काम किया है तो ये जनता का जो पैसा है, ये मीडिया में 4-4 पेज के विज्ञापन और 2-2 घंटे का
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे क्यों जनता के पैसे को आप बर्बाद ये कर रहे सारी हैं? पार्टियां करती हैं, ये सारी पार्टियां करती हैं शर्मा जी, ये सारी पार्टियां करती हैं। कोई पार्टी नहीं करती, सियासतदान कर कोई रही है। पार्टी नहीं करती, आप गलत कह रहे हैं। आप भाई आप नरेंद्र बिल्कुल मोदी जी गलत का कह रहे पति हैं। ये मत बोलिए, नरेंद्र मोदी जी आप इसमें मैं एक्सपर्ट सदस्य है। हूं, मैं विधानसभा का सदस्य हूं, मेरे पास सारा डाटा है, आप मुझे मत समझाइए ये बात। हाँ, मैं बिल्कुल। विधानसभा का मेंबर पत्रकार हूं, आपको सब नहीं डाटा है। समझाएंगे। ठीक है, हमने ठीक है। मैं ओपी शर्मा जी, क्या बीजेपी कोई चेहरा लाएगी अरविंद केजरीवाल के सामने, अपना चेहरा चुनाव से पहले ही एक तरह से ऐलान करेगी, जाहिर करेगी? भाई साहब, अरे ये क्या आपके स्टूडियो में थोड़ी तय होगा बीजेपी का चेहरा कौन सा होगा? वो हमारी पार्टी समय आने पे तय करेगी। डिक्लेयर कर दीजिए, पत्रकारों को बता दीजिए कुछ कौन होंगे अरविंद केजरीवाल के सामने में काउंटर करने के लिए। मनोज तिवारी होंगे, विजय गोयल साहब होंगे, हर्षवर्धन साहब होंगे, कौन होंगे? क्या हमारे पास मोदी जी कहीं आगे करेंगे? हमारे पास अनेकों लोग हैं। ठीक है, मैं दिनेश जी से मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं। दिनेश जी, क्योंकि कांग्रेस ने भी कोई चेहरा नहीं उतारा है, कांग्रेस ने कोई चेहरा नहीं उतारा, और शीला दीक्षित जी के बाद एक बड़ा गैप माना जा रहा है कांग्रेस में। देखिए बाबू, मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, काम के ऊपर ही जनता देखेगी और दिल्ली की जनता समझदार है। आप देखिएगा कूड़े के कितने ढेर देखे हैं दिल्ली की जनता ने, क्या उसके अंदर कांग्रेस का तो कोई हाथ नहीं था ना? इतनी सुंदर दिल्ली बना के दी थी इन लोगों को 2014 से पहले। इस दिल्ली का निर्माण किया किसने है? कांग्रेस ने किया है। इन लोगों ने तो उसका बेड़ा गर्क किया है। और रही बात, अरे मान साहब, पहले कीर्ति झा आजाद को मना लीजिए। कीर्ति झा आजाद नाराज चल रहे हैं भाई, पहले कीर्ति भाई को न मना लीजिए। आपके जो कीर्ति झा आजाद हैं अध्यक्ष, ये तो बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जैसा चेहरा ना तो बीजेपी के पास है और ना ही कांग्रेस के पास है। आवाम इस चीज को भी देखेगी कि किस चेहरे पर ये चुनाव एक तरह से लड़ा जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि अभी 1 महीने का वक्त और बचा है, ऐसे में क्या कुछ वादे और दावे न पार्टियों के तरफ से किए जाते हैं, यह भी एक तरह से पब्लिक देखेगी और आवाम देखेगी, क्योंकि ये पब्लिक है और पब्लिक सब कुछ समझती है। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी शर्मा जी, ब्रजेश गोयल जी, अदनान शाह जी, इनके अलावा दिनेश नैन जी और ऋषि मिश्रा जी और तहसीन मुनव्वर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।